जापान दुनिया का सबसे एडवांस कंट्रीज में से एक है, जहां बुलेट ट्रेन टाइम पे चलती हैं, लोग डिसिप्लिन होते हैं और हर चीज परफेक्ट होती है। लेकिन जापान का ये सिर्फ एक साइड है। जापान की दूसरी साइड इतनी ज्यादा डार्क है कि उसके बारे में ओपनली कोई बात ही नहीं करता। और अगर तुम्हारे लिए जापान एक ड्रीम डेस्टिनेशन है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक रियलिटी चेक होगी जो तुम्हारी रियलिटी को हिला के रख देगी। वैसे तो जापान के वर्क कल्चर को दुनिया आइडलाइज करती है, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये सिस्टम इंसान को मशीन बना देता है। और इस चीज के लिए वहाँ पर एक टर्म भी है, कोरोसी, डेथ बाय ओवरवर्क। जापान में लोग इतना काम करते हैं कि उनकी लिटरली डेथ हो जाती है। वैसे तो 10 से 14 घंटे का काम नॉर्मल है और यहाँ पर ओवर टाइम अनपेड होते हैं। और कंपनीज की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ को कंपनीज के लिए सैक्रिफाइस कर दो। अगर तुम ऑफिस से टाइम पे निकल जाओ तो तुम्हें ऑफिस में लेजी समझते हैं, और अगर तुम छुट्टी लेते हो तो तुम कंपनी के लिए लॉयल नहीं। और ये कल्चर तुम्हें सिर्फ काम नहीं करवाता, ये कल्चर तुम्हारी आइडेंटिटी अब्सॉर्ब कर लेता है, तुम्हें एक मशीन में बदल देता है। और इसका सबसे ट्रेजिक एग्जाम्पल है मत्सुरी तकाशी का केस। एक यंग एम्प्लॉय जिसने जापान की एक टॉप कंपनी में ज्वाइन किया और उसके अंदर ड्रीम्स थे, एम्बिशंस थे, लेकिन वहीं पर इतना ज्यादा वर्कलोड कि वो मेंटली डिस्ट्रॉय हो गया। उसका हर वीक ओवर टाइम होने लगा, नो स्लीप, कंटिन्यूअसली प्रेशर और वर्क, और आखिर में 2015 में उसने कर ली और उसकी डेथ ऑफिशियली कोरोसी डिक्लेयर हुई, यानी ओवरवर्क से मौत हुई। और ये कोई एक ही केस नहीं है, हजारों केस हर साल ऐसे ही होते हैं, बस सब हेडलाइन नहीं बन पाते। और जापान का वर्क कल्चर वाला सिस्टम धीरे धीरे लोगों को तोड़ता है, और जब वो टूट जाते हैं तब उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। और फिर दोबारा वही लूप चालू होता है एक फ्रेश विक्टिम के साथ, जिसे पता ही नहीं है कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। और इस प्रेशर का एक साइड इफेक्ट भी है, जहाँ पर यूथ एकदम सटन बन जाता है, एक इंट्रोवर्ट बन जाता है, जिसकी एक टर्म भी है नीट, जहाँ पर बेसिक सी एजुकेशन के बाद वो कोई काम नहीं करना चाहता, वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, और यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स और अपने दोस्तों से बात भी नहीं करना चाहता। बस वो अपने रूम में बंद रहना चाहता है, गेम्स खेलना चाहता है, कंप्यूटर चलाना चाहता है। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है कि कुछ पेरेंट्स अपनी 50s की एज में भी काम करते रहते हैं, 60s की एज में भी काम करते रहते हैं उन बच्चों के लिए जो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। और जापान का इतना बुरा हाल हो चुका है कि 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। और इसका एक एक्सट्रीम वर्जन भी है, हिकिकोमोरी। ये इतने ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं कि अपने रूम से ही बाहर नहीं निकलना चाहते। ये सटिन तो होते हैं, पर ये 2-2, 3-3 साल उस रूम से बाहर ही नहीं निकलते। और इनके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी और लोगों से डर बैठ जाता है, जैसे आम लोग इनके लिए एक हॉरर मूवी की तरह हो। आप सोच के देखो, एक रूम जिसमें आप 3-4 साल रह रहे हो, ना ही किसी से बात करना, ना ही अपने रूम से निकलना, इवन आपके ऊपर सनलाइट तक नहीं पड़ती, एक डार्क रूम में एक लैपटॉप, कंप्यूटर या आईपैड के सामने आप जिंदगी काट रहे हो। ना ही कोई एम्बिशन, ना ही कोई होप, ना ही किसी से बात करने की इच्छा, बस अपनी एंजाइटी, अपने डिप्रेशन में डूबते जा रहे हो। और इस सब का कारण है एक्सट्रीम प्रेशर, जो आपको इमोशनली डिस्कनेक्ट कर देता है हर एक उस लिविंग बीइंग से जिससे आप बात कर सकते हो। और यही एक सिस्टम का फेलियर है, और ये जापानीज कल्चर की साइड किसी को भी नहीं पता। लोग बस समझते हैं कि जापान एक ड्रीम डेस्टिनेशन है और जहाँ का कल्चर बहुत ज्यादा वाइब्रेंट लगता है, जहाँ पर हर चीज एकदम परफेक्ट सी लगती है। लोग ये भूल जाते हैं कि इस कन्वीनियंस के पीछे, इस परफेक्शन के पीछे कितना ज्यादा सेक्रीफाइस होता है, कितने लोग प्रेशर से जूझ रहे होते हैं, ओवरवर्क करते हैं, कितने लोग हिकिकोमोरी और सटिन बन जाते हैं जो 5-5, 6-6 साल अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते। कहीं ना कहीं यही परफेक्शन उन्हें और ज्यादा बाहर निकलने से डराता है। उन्हें ये लगता होगा कि व्हाट इफ वो इतने परफेक्ट ना हो, क्योंकि जापानी सोसाइटी में अपने आप को परफेक्ट रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जापान में यहाँ पर एक कैटेगरी और है, फ्री टियर्स। ये लोग टेम्परेरी जॉब करते हैं और फ्रीडम के नाम पर अनस्टेबल लाइफ जीते हैं, ना जॉब सिक्योरिटी, ना बेनिफिट्स, ना फ्यूचर प्लानिंग। और बाहर से तो ये लाइफ काफी कूल लगती है, लेकिन अंदर से एंजाइटी और डिप्रेशन का ये शिकार होते जाते हैं। और यही सब मिलके एक लॉस्ट जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा यूथ ना जो सिस्टम पर ट्रस्ट करता है, ना फ्यूचर स्टेबिलिटी पर। और अब बात करते हैं एनिमे की, जो दुनिया भर में जापान का एक सॉफ्ट पावर है। और एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल एस्केप है। वैसे तो एनिमे की काफी पॉजिटिव साइड्स भी हैं, जिसमें मोटिवेशन, ड्रीम, लेकिन एनिमे की एक डार्क साइड भी है। उनमें से सबसे बड़ा है अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड्स। जैसे कोरिया में के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है, ऐसे जापान में भी एनिमे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है, जिसे रियल लाइफ में लोग अडेप्ट नहीं कर पाते। साथ ही साथ ओवर सेक्सुअलाइज फीमेल कैरेक्टर्स, एक्सट्रीम वायलेंस और सबसे डेंजरस
एस्केपिज्म। जब रियल लाइफ स्ट्रेसफुल होती है, डिप्रेशन से भरी होती है, तो लोग एनिमे की दुनिया में घुस जाते हैं और वो धीरे धीरे रियल वर्ल्ड से बोर होने लगते हैं और ये आदत उनकी आगे चलकर एनिमे का एडिक्शन बन जाती है। आप सही सुन रहे हो, एनिमे का भी एडिक्शन होता है। भले ही एनिमे एक एंटरटेनमेंट मीडियम है, एनिमे के अंदर इतनी ज्यादा ब्रॉड जॉनराज हैं, इतने ब्रॉड वर्ल्ड्स हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर डीमंस एग्जिस्ट करते हैं, गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, सुपर पावर एग्जिस्ट करती है और जब स्ट्रेसफुल बंदा इनके अंदर घुसता है तो वो जैसे मानो कि उस दुनिया में रिलेट करने लगता है, रहने लगता है और रियल वर्ल्ड से अपने आप को कट ऑफ कर लेता है। और स्टडीज ने भी दिखाया है कि हेवीली एनिमे कंज्यूम करना आगे चलकर एंजाइटी, डिप्रेशन और आइसोलेशन का कारण बन सकता है और यही डायरेक्टली हिकिकोमोरी और नीट कल्चर को फ्यूल करता है। जो लोग 2-2 साल, 5-5 साल अपने रूम से बाहर नहीं निकलना चाहते, ये वही लोग हैं जो एनिमे की दुनिया में या गेमिंग की दुनिया में घुस जाते हैं। और एनिमे कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री भी नहीं है, एनिमे $बिलियन की इंडस्ट्री है जिसकी हर साल काफी एग्रेसिव ग्रोथ भी होती है। किसी भी एंटरटेनमेंट मीडियम को तुम ज्यादा कंज्यूम करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए वो डेंजरस होता है, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे एनिमे हो, चाहे तुम्हारा के ड्रामा हो, क्योंकि तुम वर्चुअल और रियलिटी में फर्क समझना भूल जाते हो। ये तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि जापान में एनिमे इंडस्ट्री काफी ज्यादा बड़ी है, तो उसे क्रिएट करने वालों की जॉब भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है, जहां पर जापानीज एनिमेटर अपना पूरा जीवन एग्जॉस्ट में जीते हैं, जहां पर 11 से 12 घंटा काम और महीनों में सिर्फ 4 से 5 छुट्टियां और सैलरी इतनी कम कि बेसिक सी लाइफ को भी जीने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बेसिकली ये इंडस्ट्री पैशन का फायदा उठाती है। सोचो, आप कोई एनिमे के फैन हो जिसने ड्राइंग सीख ली, जिसको क्रिएटिव वर्क करना है, जिसको अपना फेवरेट एनिमे को एनिमेट करना है, बट तुम्हारा वही पैशन इस इंडस्ट्री के लिए एक फ्यूल का काम करता है, जहां पर तुम्हारे पैशन को बर्नआउट में बदल दिया जाता है, मेंटल ब्रेकडाउन और एक्सट्रीम केसेस में तक हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडियोज की डेडलाइन इतनी ज्यादा एग्रेसिव होती है कि एनिमेटर कभी उसे मीट ही नहीं कर सकते। एनिमेटर्स दिन रात जागकर ये काम करते हैं, वो भी इतनी कम सैलरी के लिए, और आखिरी में जाकर जब भी वो बर्नआउट होते हैं तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है, ये कहकर कि तुम टाइम पर काम ही नहीं कर पा रहे हो। और सबसे शॉकिंग चीज, दुनिया भर में ये सारी चीजें सबको पता है। ट्विटर पर एक टाइम पर ये सारी चीजें ट्रेंड भी हुई थी, मापा वाला केस को ही ले लो। पर यहाँ पर फैंस बिंज वॉच करते हैं, हाइप को और बढ़ाते हैं और स्टूडियोज पर और प्रेशर पड़ता है और वही स्टूडियोज उन एनिमेटर्स पर प्रेशर डालते हैं, इतना कि वो ब्रेक डाउन हो जाएं। ये वही एनिमेटर्स होते हैं जो पैशन में काम चालू करते हैं, पर उनको इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन करा जाता है, उनको इतनी ज़्यादा डेडलाइन, एक्सट्रीम डेडलाइन को फेस करना पड़ता है कि वो पैशन उनके लिए रिग्रेट बन जाता है और वो रिग्रेट उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है। और जो लोग भी एनिमे देखते होंगे वो जानते होंगे, जुजुत्सु काइसन जब इसका सीजन 2 आया था तब एनिमेटर्स की कितनी ज़्यादा वाट लगी थी, ये सभी को पता है और कई एनिमेटर्स ने इसी चक्कर में जॉब छोड़ा है। तो सीधी सी बात है, कोई भी कंट्री हो उसकी एक डार्क साइड जरूर होती है और जापान की भी ऐसी कई डार्क साइड हैं, एक फ्रैक्शन जितना जानते हैं। और एक ट्रुथ और रह गया है, जापान का रेसिज्म आउटसाइडर के लिए। कोई भी बाहर का व्यक्ति वहाँ पे घूमने भी जाता है तो उसके साथ रेसिज्म होता है, उसको ऐसे देखा जाता है कि आउटसाइडर यहाँ पे क्यों आया है। इवन वो अपने पैसे खर्च कर रहा है, तुम्हारी जीडीपी बढ़ा रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा ही है, पर वहाँ के नेटिव लोग बाहर के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते और डायरेक्टली उनके साथ रेसिज्म होता है। तो सीधी सी बात है, जापान जितना परफेक्ट दिखना है उतना मैच्ड अप भी है। आप क्या सोचते हो, जापान में क्या वैगर्स नहीं होंगे? जापान में क्या गरीब लोग नहीं होंगे? जापान में क्या ओवरवर्क और डार्क चीजें नहीं होती होंगी? जापान में क्या गैंगस्टर लोग नहीं रहते होंगे? हर देश में होता है, वो जापान में भी होता है। बस जापान की अप फ्रंट इमेज बहुत ज्यादा साफ सुथरी है, इतना ही फर्क है जापान और किसी वेल डेवलप्ड देश का। तो आपके क्या थॉट्स हैं जापान को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और क्या आपका भी जापान ड्रीम डेस्टिनेशन था, ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। इस टाइप की अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आपके अगर और कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।